हेलो एंड वेलकम टू प्रेपसॉट। आज हमारी जो क्लास हो रही है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि आज हम लोग पढ़ने हैं जा रहे हैं भारत का परिचय। वैसे तो आप लोगों को इंडिया के बारे में पता ही है, भारत के बारे में जानते ही हैं क्योंकि हम सब भारत देश के निवासी हैं, नागरिक हैं। लेकिन उसके अलावा भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे बन जाते हैं जो हमें पता होने बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे प्रेपसॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। एक रिक्वेस्ट और है कि ये वीडियो जो है उसे लाइक करने में मात्र 0.3 सेकंड का टाइम लगता है, उससे भी कम टाइम लगता है। तो कृपया करके थोड़ा सा दबा दिया करिए, थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में। जब हम भारत की बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। ये है आपका वर्ल्ड का मैप, जहां पे यूएन में जितने भी कंट्रीज लिस्टेड है 195 कंट्रीज, उसमें हमारा भारत 7वां स्थान लेता है अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं। जब हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो भारत हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, थोड़ा सा नक्शा आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है। तो ये हमारा प्यारा भारत है। और जब हम इसमें विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो भारत का स्थान 7वां स्थान या 7वें नंबर पर भारत को रखा गया है क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे पहले नंबर आता है आपके रशिया का। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो नंबर आएगा वो है आपके कनाडा का। कनाडा के बाद तीसरा नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद चौथा नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है, चाइना का। और चाइना के बाद 5वां नंबर होल्ड किया हुआ है ब्राजील। ब्राजील के बाद 6वां आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें रैंक पर जो है वो है हमारा प्यारा भारत। जब हम भारत की बात कर ही रहे हैं और उसके आसपास की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। हालांकि पड़ोसी देशों के बारे में एक विस्तृत डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम केवल ऊपर ऊपर से भारत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में आखिर है कौन कौन। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत के सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बड़े ही नालायक बेटे की, यानी कि हमारे पाकिस्तान की। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यह हमारा पड़ोसी भी है, बेटा भी है, बिगड़ैल बेटा भी है। जब देखो तो हमारे ऊपर हमले करते रहता है, किसी भी तरीके से परेशान करता रहता है। तो ये है सबसे पहले हमारा पड़ोसी। उसके बाद है अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया। बहुत सारे द्वीप हमारे बहुत सारे जो देश हैं वो हमारे पड़ोसी देशों में शामिल होते हैं। लेकिन मेनली अगर आप बात करते हैं तो हम इन देशों की बात करेंगे। याद रखिएगा, भारत की अगर हम पॉलिसीज की बात करते हैं, नीतियों की बात करेंगे, तो भारत की नीति हमेशा ही हमारे पड़ोसी फर्स्ट वाली रही है, यानी कि नेबरिंग फर्स्ट की रही है। अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं या कभी भी हमारे यहाँ इवेंट होते हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज को हम शामिल करें। इसके अलावा जब भी हमें मदद करने की जरूरत होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए हम सबसे पहले तैयार रहें। तो भारत की हमेशा से नीति रही है, हमेशा से भारत ये पॉलिसी लेके चला है, प्रिंसिपल के साथ चला है कि उसे अपने नेबर्स को पहले रखना है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, कहा जाता है कि आप दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो पड़ोसी से साम दाम दंड भेद कैसे भी करके बनाकर चलना पड़ता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और आगे बात करते हैं हमारे भारत के बारे में। तो देखिए, ये है भारत का मैप। ये भारत का पॉलिटिकल मैप है, जिसमें आप देख रहे हैं भारत राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड है। याद रखिएगा, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भारत की वर्तमान स्थिति को बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ इस पिक्चर की। तो आप लोगों का से एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग मुझे प्लीज बताइएगा, क्या आपको लगता है कि भारत की अभी जो स्थिति है भारत की हमेशा से वही स्थिति थी? तो जी नहीं, भारत जो पहले था वो कुछ इस जगह पर था। ठीक है, यहां से खिसकते 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 भारत जो है वो वर्तमान स्थिति में आया है। तो भारत लगभग
ये कह सकते हैं कुछ इस तरीके से इक्वेटर के ऊपर पहुंचा है। पहले भारत जो था इक्वेटर के नीचे मौजूद था। जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात करी है प्लेट टेक्टोनिक की और पृथ्वी के बनने बिगड़ने की, जब इसकी हमने बात करी है तब हमने बात करी थी कि किस तरीके से प्लेट्स जो हैं वो धीरे धीरे खिसकती हैं और उसी वजह से जो हमारा भारत है वो इक्वेटर से नीचे होकर आपके इक्वेटर के ऊपर तक पहुंचा है। तो वर्तमान जो स्थिति है भारत की वो इस वजह से ही है। पहले भारत आपका दक्षिण में मौजूद था इक्वेटर के, और अब भारत आपके इक्वेटर के ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, हालांकि अभी भी भारत की जो प्लेट है या जो प्लेट्स है वो अभी भी मूवमेंट कर रही हैं, अभी भी धीरे धीरे खिसकाव हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत ही लंबा पीरियड चलता है। ऐसा नहीं है कि आज हम इस स्थिति में, कल या परसों हम दूसरी स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसमें बहुत लंबा टाइम जाता है, करोड़ों लाखों साल चले जाते हैं। हम लोग शायद पता नहीं कितने जन्म लेके मर भी चुके होंगे, मुक्ति भी पा चुके होंगे, लेकिन हो सकता है हमें ये देखने को ना मिले। खैर आगे चलते हैं और बात करते हैं जरा भारत के बारे में। जब हम भारत के एंशियंट टाइम की बात करेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमारे भारत की जो हिस्ट्री थी वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध या प्रॉस्पिरियस हिस्ट्री थी। ठीक है, हमारे भारत को हम कहते थे गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक अट्रैक्शन था भारत वर्ल्ड मार्केट के लिए। दुनिया से लोग आते थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक कि जिस तरीके से सबसे पहले अर्बनाइजेशन शुरू हुआ या नगरीकरण शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, लोगों ने भारत को खोजना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि भारत पहले मौजूद नहीं था, लेकिन भारत के समृद्धि को देखकर भारत के लोग, जो औद्योगिकरण हो रहा था उसके लिए मार्केट की जरूरत थी, और लोगों को ये पता था कि मार्केट हमारा भारत हो सकता है, इसीलिए भारत की तरफ लोगों ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे क्या होता है, ये लोग भारत की तरफ आते जाते हैं और भारत के धर्म, सभ्यता, ये सारी चीजों को ये लोग समझते जाते हैं। भारत के, अगर हम कह सकते हैं भारत की सभ्यता की बात कह सकते हैं या भारत के सिविलाइजेशन की बात कह सकते हैं, तो बहुत ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था ये वर्ल्ड के लिए, लॉजिकफुल था, रिलीजियस था, और बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता था भारत वर्ल्ड के इकोनॉमी में, वर्ल्ड की संस्कृति या वर्ल्ड के कल्चर के लिए। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा जो भारत है उसे हम कई नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम हैं? इंडिया को हम सबसे पहले तो इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, इसके अलावा हम इसे हिंदुस्तान या आर्यवर्त या इंडिया के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, हिंदुस्तान जो शब्द है वो पड़ा है इंडस रिवर की वजह से। इंडस रिवर, क्योंकि ये लोग जो पर्शियन लोग थे वो इंडिया नहीं कह पाते थे, इंडस रिवर को आई का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने इंडस का हिंद कर दिया या हिंदस कर दिया, और इंडस रिवर या इंडस रिवर के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान या हिंदू लोग कहना शुरू कर दिया। ठीक है, आर्यवर्त, क्योंकि आर्य भारत के निवासी थे, भारत के थे, तो आर्यवर्त कहना तो सीधी सी बात है ही है। ठीक है, आपने देखा होगा रामायण वगैरह में गाना चलता है, भारत आर्यवर्त भारत खंडे, कुछ इस तरीके से सॉन्ग चलता है, तो वो भारत आर्यवर्त अब किसको प्रोनाउंस किया गया है? वो भारत के लिए ही यूज किया गया है। इसके अलावा इंडिया वर्ड जो है वो भी भारत के लिए ही यूज किया गया है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमारे संविधान की बात करते हैं, तो संविधान के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है, ठीक है, जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे आर्टिकल 1 में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में भारत के लिए दो नामों का प्रयोग किया गया है, वो है भारत और इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया, सिर्फ ये दो नामों का प्रोनाउंसिएशन, दो नामों को ही हम अपने देश के ऑफिशियली यूज करते हैं। लेटेस्ट ही हमने जब G20 के जैसे बड़े आयोजन को आयोजित किया था, बड़े समारोह को आयोजित किया था, तो हमने भारत शब्द का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोशन किया था, प्रचारित किया था। एक बात और याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी ऑफिशियल साइट पर जाते हैं, गवर्नमेंट की किसी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, या फिर कोई भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें भारत देश का वर्णन किया गया है या भारत देश के बारे में बात की गई है, या फिर कह सकते हैं कोई भी गजट पत्र आता है, तो उसमें भारत के लिए रिपब्लिक ऑफ भारत या रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारतीय गणराज्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
जब हम भारत नाम की बात करते हैं, हम भारत शब्द की बात करते हैं, तो ये राजा भारत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है और इंडिया जो है वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, भारत शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वो वायु पुराण में हुआ था, याद रखना। आपके लिए एग्जाम में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आर्टिकल 1 में किन नामों का प्रयोग है भारत के लिए, तो इंडिया और भारत। सबसे पहले भारत का प्रयोग किस टाइम पे हुआ था, तो वायु पुराण में इसका उल्लेख हमको अच्छे से मिलता है। याद रखिएगा कि हिंदू जो शब्द है वो किसने यूज किया था, वो विदेशी लोगों के द्वारा हिंदू शब्द को हमारे लिए यूज किया गया था। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू जो कि इंडस रिवर के सहारे या इंडस रिवर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब मुस्लिम आक्रांताएं हमारे देश पर आक्रमण करने आए और उन्होंने बांटने की कोशिश शुरू करी, बांटना शुरू किया, तो उन्होंने हमें धर्मों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो हिंदू क्या है, तो हिंदू है हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के सभी लोग, इसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं भारत के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, हमारा जब भारत है, ये है हमारा वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी दुनिया है। जब हम इस पूरे की पूरी पृथ्वी को डिवाइड करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसे बनाते हैं एक लैटिट्यूड में, जो कि रहता है हमारा 0 डिग्री या इक्वेटर या भूमध्य सागर। ठीक है, इसके बाद हम ये बना देते हैं हमारी जीएमटी। ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड देशांतर है, जीएमटी। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा जो भारत है वो इस जगह मौजूद है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है देखिए, ये है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर और ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया। लेकिन जब हम इसको जीएमटी से देखते हैं तो ये है आपका ईस्ट और ये है वेस्ट। तो याद रखिएगा, भारत की जो स्थिति है वो है आपकी कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर में, और कहाँ पर है, ईस्ट में है। तो याद रखिएगा, भारत जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थ ईस्ट में आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम भारत की बात करते हैं तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, सबसे जो एशिया में आता है, साउथ एशिया में ये लोकेटेड है। ठीक है, अगर हम इसकी भूमध्य रेखा से ऊपर की बात करते हैं तो लगभग, ठीक है, भूमध्य रेखा के ये ऊपर मौजूद है। अगर इसके एरिया की या क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। आपके एग्जाम में 32,87,000 भी अगर आप याद करके जाते हैं तो भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 32,87,265 दे दे, 264 दे दे, 261 दे दे, ऐसा नहीं होगा। 32,87,000 से भी आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब इंडिपेंडेंस की बात थी, स्वतंत्रता की बात थी, उस समय हमारा जो क्षेत्रफल था वो लगभग 40 लाख के आसपास था, याद रखिएगा। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो जब हम इसे अगर नॉर्थ टू साउथ बांटेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ बांटते हैं तो इसकी जो लंबाई हो जाती है वो है आपकी 3,214 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 3214 किलोमीटर की है। इसके अलावा जब आप इसको किस तरीके इस ठीक है, इसके बाद अगर आप इसे इस तरह से नापते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मापेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर कभी आपसे इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लंबाई में और चौड़ाई में भारत का क्या स्टेट है, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई है और 2933 किलोमीटर ये चौड़ा है ईस्ट टू वेस्ट में। अगर इसके साइज की बात कर ली जाती है तो ये एक पतंग नुमा या काइट की शेप में हमारा भारत मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। तो याद रखिएगा, जब भारत के लैंड बॉडी की हम बात करते हैं, लैंड एरिया की बात करते हैं, तो ये है आपका लैंड एरिया। ठीक है, यहां से अगर आप बात करेंगे, ये पूरा जो एरिया आपका कहलाएगा। ठीक है, यहाँ आप अगर चलते हैं या धीरे 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 सारे राज्यों को कवर करते हुए जब आप चलते हैं तो ये जो आपका एरिया कवर कर रहा है वो है आपका 15,200 किलोमीटर का। ठीक है,
इसके बाद जब आप कोस्टल एरिया की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, कोस्टल एरिया की बात करेंगे, तो कुछ इस तरीके से यहां से, ठीक है, ये जो होगा इसकी जो लंबाई होती है वो है आपकी 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा ये किसकी लंबाई है, ये मेनलैंड की लंबाई है। लेकिन हमारे मेनलैंड या हमारे भारत केवल इतना ही तो नहीं है ना, हमारे भारत में अंडमान निकोबार भी आता है, हमारे भारत में लक्षद्वीप भी आता है। तो अगर हम टोटल कोस्टल बॉडी की बात करेंगे, टोटल समुद्री सीमा की बात अगर हम करते हैं तो वो हो जाती है आपकी 7516.6 किलोमीटर की। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है कि आपकी जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है, मेन लैंड बॉर्डर तो कितना है 15,200 किलोमीटर, मेन लैंड और कोस्टल बॉर्डर अगर आप बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर टोटल एरिया की बात कर ली जाती है कोस्टल एरिया की तो वो होगा आपका 7516 किलोमीटर। और अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो लगभग आपका पड़ेगा 22,716 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसको बांट देते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। कई बार इसके लॉन्गिट्यूशनल और लैटिट्यूडनल जो डिग्रीज है वो पूछ ली जाती है। तो याद रखिएगा जब आप इसके लैटिट्यूडनल डिग्री की बात करेंगे, ठीक है, इसके अक्षांशीय विस्तार की जब आप बात करते हैं, ठीक है, जब आप इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कितना होगा, ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो होगा वो आपका लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा या देशांतरीय विस्तार हो जाता है। ठीक है, अगर हम भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो ये कितना है आपका, इसका जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री का है। और यही कारण है कि भारत जो कह सकते हैं जो भारत का जो अंतर है, डिफरेंस है 2 घंटे ईस्ट और वेस्ट के लिए, वो लगभग कितना है, 2 घंटे का डिफरेंस इसमें आता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं हम इसके नदन पॉइंट की। तो जब भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट या नदन पॉइंट देखते हैं तो वो है आपके लद्दाख का इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरतम या नदन पॉइंट है, जिसे आप जो कहाँ पे लोकेटेड है वो है आपके लद्दाख में। लेकिन अगर आप सदर्न पॉइंट की बात करते हैं तो वो है आपका कहाँ पर, ये है आपके बड़े निकोबार में इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या है ये, इंदिरा पॉइंट है, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे आप पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, याद रखिएगा जब भारत के विस्तार की बात करते हैं तो सबसे उत्तरतम पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वो है आपका इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, बड़े निकोबार में। और इंदिरा कॉल कहाँ पर है, आपके लद्दाख में। इसके अलावा अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाता है, इंदिरा पॉइंट क्वेश्चन नहीं दे रखा है तो इंदिरा पॉइंट अगर नहीं है तो अगर आपसे आ जाता है तो आप इसमें तमिलनाडु का कन्याकुमारी भी लगा सकते हैं। अगर कन्याकुमारी भी ऑप्शन में नहीं है तो आप तमिलनाडु भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आप इसके पश्चिम से सबसे पश्चिम पश्चिम या वेस्टर्न पॉइंट की बात करेंगे और ईस्टर्न पॉइंट की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। तो किबिथु सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न एरिया है, सबसे ईस्टर्न एरिया है आपके भारत का। और गौरा माता जो कि गुजरात में मौजूद है वो सबसे वेस्टर्न एरिया है, वेस्टर्न प्लेस है आपके भारत का। ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके पॉलिटिकल डिवीजन की। जब हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारा जो भारत है वो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड है। 26 जनवरी 2020 से यही सिचुएशन मौजूद है।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब की बात करते हैं, तो हमारा जब संविधान लागू हुआ या कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जब क्या कहते हैं लागू कर दिया गया था, फॉर्म कर दिया गया था, उस टाइम पे हमारे यहाँ जो राज्य थे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट 2 या पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जिसे आप पार्ट भाग क, ख, ग और घ में डिवाइड किया गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है और उसकी रिकमेंडेशन पे भारत को 14 राज्य और कितने 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन वर्तमान की अगर आप स्थिति की बात करते हैं तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जैसा कि हमको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन में कितना दे रखा है, 28 राज्य दे रखे हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें अगर हम सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो याद रखना इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा और फिर आ जाता है आपका गुजरात। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना जरूरी है कि अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात आपका आ जाता है। इसके अलावा जब आप सबसे छोटे राज्यों की बात करते हैं तो आपको GMT N याद रखना चाहिए। G से बनता है आपका गोवा, ठीक है, M से बन जाएगा आपका, ठीक है, M से बनता है मणिपुर, GMT नहीं है, ये GST याद रखिएगा आपको, ठीक है, याद रखिए GSTN है, ठीक है। एक बात याद रखिए, ये है आपका GSTN, जिसमें गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है और आपका है नागालैंड। तो कभी भी अगर छोटे राज्यों की बात आ जाती है तो सबसे छोटा है आपका गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा और फिर आ जाता है आपका नागालैंड। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है, ये है आपका भारत। और आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं हमारे भारत के आगे आने वाले फैक्ट्स की। तो याद रखिएगा, भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो वो कितनी है, वो है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये गुजरात से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए निकलती है। तो याद रखिएगा, जब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, फिर गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, यहाँ आप करेक्ट कर लीजिए, 7वें नंबर पर त्रिपुरा आता है, ठीक है, और 8वें नंबर पर आ जाता है आपका राजस्थान। आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं आगे के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो याद रखिएगा, भारत का जो IST है या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है आपका 82.5 डिग्री। तो ये आपको 68 जो मैंने आपको बताया था देशांतरीय विस्तार, 68 7 और 97 25 जो हमने बात करी थी, 82.5 डिग्री जो है वो हमारा IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो ये है हमारा IST और ये किन राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और आपका उड़ीसा। तो 5 राज्यों से होकर हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या हमारी भारतीय मानक रेखा है वो गुजरती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा वो संसदीय क्षेत्र है जहां से ये गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इलाहाबाद के पास नैनी एक एरिया है, वहां से गुजरती है। इसके अलावा अगर नैनी नहीं दे रखा है ऑप्शन में तो मिर्जापुर आप लगा के आ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। तो ये देखिए,
ये भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नागर हवेली 1954 को हमने पुर्तगाल से अपनी तरफ ली थी। आपको पता ही है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके साथ ही साथ जब औद्योगिकरण हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, बहुत सारे पश्चिमी देश, यूरोपीय देश भारत में आकर शासन करने लगे थे। केवल ब्रिटेन ही हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा था, बहुत से देश थे, पुर्तगाल था, फ्रांस थे, डच थे। तो इन सभी देशों से हमने अपने अपने राज्यों को अपने पास लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से तो हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमारे फिर भी बहुत सारे केंद्र शासित छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे प्रदेश थे, जो कि हमारे विदेशी कंपनियों के हाथ में थे या विदेशी देशों के हाथ में थे। उनको हमने अपनी तरफ मिलाया था, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दादर नगर हवेली की। 1954 में हमने ये पुर्तगाल से वापस लिया। दमन द्वीप की बात करते हैं तो 1961 में इसे भी हमने पुर्तगाल से वापस लिया था। गोवा को भी हमने 1961 में भारत में मिलाया है पुर्तगाल से लेके, ठीक है। इसके अलावा चंद्रनगर जो कि 1946 में हमने मिलाया था फ्रांस से, और पुडुचेरी 1954 से हमने मिलाया था फ्रांस से लेकर, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। तो याद रखिएगा, जब हम भारत के समुद्र तटीय राज्य और संघ शासित प्रदेश की बात करते हैं, तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा किस प्रदेश की या किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा है, यानी कि समुद्री सीमा कहाँ की होगी, जहां पर समुद्र होगा, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा वो सबसे ज्यादा समुद्र वाला होगा ना, ठीक है। ये हुआ, इनका तो समुद्र से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कभी भी प्रश्न आ जाता है कि तटीय सीमा सबसे ज्यादा कहाँ है या सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया कौन से प्रदेश का ज्यादा है, तो अगर कह सकते हैं, अगर राज्यों की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा जो राज्य है, जो सबसे ज्यादा जो कोस्टल एरिया लिए हुए है, वो है आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात कैसे है, क्योंकि याद रखिएगा गुजरात जो है वो छोटी छोटी क्रीक से या छोटे छोटे क्रीक से मिलकर बना है, ये छोटी छोटी दरारों से होकर बना है। तो ये जो दरारें होती है, इनमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कोस्टल एरिया ज्यादा कवर कर लेता है। तो राज्यों की बात आती है तो गुजरात आएगा, लेकिन अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल होगा, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी और दमन द्वीप का नंबर आता है। तो आपको याद रखने हैं, ज्यादातर आप अंडमान निकोबार, गुजरात और आंध्र प्रदेश को अच्छे से याद रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, या बात करते हैं कुछ अलग तरीके से। तो हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में चर्चा कर चुके हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हम भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत आप बेसिक नॉलेज ले चुके हो, ठीक है। तो आज की ये जो क्लास है हमारी यही समाप्त होती है। आप लोग बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्रेप्सॉट चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन सके हमारी क्लास से, और हमारी क्लास को देखते हुए आप इस जो आपका एग्जाम है उसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।